नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 12 का चौथा चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व के कुछ छोटे छोटे 3-4 टॉपिक। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाले बल के बारे में कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होता है और उसकी विभिन्न स्थितियों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ में हम देखेंगे कि यदि कोई आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ किस प्रकार का होता है, उसके पथ के बारे में संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे। विभिन्न स्थितियां यहां पर भी हम देखने वाले हैं। अंत में हम चर्चा करेंगे साइक्लोट्रॉन के बारे में कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है, उसके उपयोग क्या है, उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूत्र है वो भी आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चंस बाहर निकलते हैं, साइक्लोट्रॉन पर आधारित क्वेश्चंस यहां पर बाहर निकलते हैं। तो यहां से हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी अंत में सोल्व करेंगे, देखेंगे। तो विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा। यही हमारा टॉपिक है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि कोई आवेश है Q और वो V वेग से B चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल होता है, उसे हम चुंबकीय बल कह रहे हैं। और उस चुंबकीय बल की जो वैल्यू है वो Q V B sin थीटा होती है। ये इसका मान होगा, जहां Q आवेशित कण का आवेश है, V उसकी वेलोसिटी है और B चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। आप यहां पर देखेंगे ये जो थीटा है वो V वेक्टर तथा B वेक्टर के बीच का कोण है, के मध्य का कोण है। यहां पर इसको आप सदिश रूप में लिखें तो इस तरीके से इसको पुट कर सकते हैं, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इसे पुट किया जा सकता है। ये इसका सदिश रूप है। ओके, देखिए यहां पर हम विभिन्न स्थितियों की बात करेंगे। ये जो चुंबकीय बल है अलग अलग स्थितियों में कितना काम करता है। तो यहां पर आप ध्यान दें, पहली स्थिति हम ले लेते हैं कि जब थीटा बराबर 0 डिग्री, पहली स्थिति हमने क्या ले ली, थीटा बराबर 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि V वेक्टर और B वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर। इसका मतलब ये हुआ है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिशील है। आवेशित चुंबकीय क्षेत्र इधर, ये B इधर है और आवेशित कण Q वो भी इसी डायरेक्शन में गति करता है। देखो यहां पर आप थीटा बराबर 180 डिग्री ले लें तो ये प्रति समांतर हो जाएगा। इस स्थिति में जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। देखो यहां पर तो थीटा बराबर है 0 डिग्री और यहां पर है थीटा बराबर 180 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है। थीटा बराबर 180 डिग्री होता है तो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। दोनों ही स्थितियों के अंदर, चाहे थीटा बराबर 0 डिग्री लें चाहे थीटा बराबर 180 डिग्री लें, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो F बराबर Q V B साइन थीटा, और जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो भी 0, 180 पुट करें तो भी 0, और दोनों ही स्थितियों में बल की जो वैल्यू है वो कितनी निकल कर आएगी, 0 निकल कर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर गति करता, विपरीत दिशा में गति करता है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल 0 हो जाता है। क्लियर। दूसरी स्थिति और ले लेते हैं। यहां पर सेकंड जो सिचुएशन है वो क्या है, देखिए अब की बार हम थीटा बराबर 90 डिग्री ले लेते हैं। थीटा बराबर 90 डिग्री लेने का मतलब क्या हुआ कि V और B दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है।
कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गति कर रहा है, और लंबवत दिशा में गति करता है, तब जो बल की वैल्यू है वो क्या होगी, F बराबर QVB साइन 90, और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो यहां से F का जो मान आएगा वो QVB आएगा, और ये अधिकतम मान आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्योंकि जो साइन थीटा का जो मान है वो -1 और +1 के बीच में वेरी करता है। तो इसका जो मैक्सिमम मान है वो QVB के इक्वल आएगा जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील है, गति कर रहा है, उस पर अधिकतम बल जब वो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब काम करता है। ओके, फिर देखिए यहां से यदि हम इस बल की डायरेक्शन ज्ञात करें तो इसको हम ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। देखो बायां हाथ लेंगे, उसमें अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। देखिए समझेंगे कि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, मध्यमा है वो आवेशित कण के वेग की दिशा बताएगी, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए यहां पर आप देखें, चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा हम किससे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से इसको हम ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है बायां हाथ का नियम, ये आपके पास में है अंगूठा, ये है तर्जनी, ये है मध्यमा। ओके, तो यहां पर आप ध्यान दें, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में, तो जो अंगूठा है वो चुंबकीय बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नियम एक बार फिर से सुन लीजिए कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा आवेशित कण के वेग की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय बल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, ये आपको नियम समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है आवेशित कण धनात्मक ही होना चाहिए। आवेशित कण कैसा होगा, धनात्मक होगा, और यदि आवेशित कण ऋणात्मक है तो बल की डायरेक्शन जो यहां से निकल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे मान लो कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला बल इस डायरेक्शन में नहीं होगा। ये धनावेशित कण के लिए ही है फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। और यदि ऋणात्मक आवेश आप यहां पर लेकर चलेंगे तो उसकी धारा की डायरेक्शन है या उसके वेग की डायरेक्शन पहले से अपोजिट लेंगे तो अंगूठा नीचे हो जाएगा, या आप ये समझ लीजिए बल की डायरेक्शन ये आ रही है ना धनावेशित कण की, तो उसकी नीचे की ओर आएगी, उसकी किधर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति कर रहा है तो उसका पथ किस प्रकार का होगा। विभिन्न स्थितियों में उसके पथ के बारे में देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जो फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, उसके बारे में यहां पर चर्चा करेंगे। अब यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, कि वो किस प्रकार के पथ पर गति करता है। अभी हमने देखा बल लग रहा था, अब उस बल के प्रभाव में उसका जो पथ है वो किस प्रकार का होगा, उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो यहां पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम कंडीशन ले लेते हैं। देखो आवेशित कण पर लगने वाला बल तो हम जानते हैं कि जब वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल काम करता है जिसको हम चुंबकीय बल कहते हैं, और वो जो चुंबकीय बल है वो होता है QVB साइन थीटा। यदि हम इसमें स्थिति फर्स्ट ले लें, जो कि अभी मैंने आपको समझाई थी, पहली स्थिति में थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है तो FM की जो वैल्यू है वो QVB साइन 0, और साइन 0 का मान कितना हो जाता है, 0। यहां पर आप थीटा बराबर 180 डिग्री भी लें तो भी FM की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको क्लियर कर लें।
कि पहली स्थिति में जब थीटा बराबर 0 है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर, आवेशित कण का वेग भी उसी डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से दूसरी वाली स्थिति के अंदर आवेशित कण और वेग की डायरेक्शन, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते। यहां पर थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां पर थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कण पर कोई चुंबकीय बल काम नहीं करता। देखो Fm की वैल्यू कितनी आ रही है, 0, कोई बल काम नहीं कर रहा। यदि कोई कण है और उसके ऊपर कोई बल काम नहीं करता तो वो जिस पथ पर गति कर रहा है सदैव उसी पथ पर ही गति करता रहेगा। देखिए कोई कण अपना पथ तभी चेंज करता है, अपनी वेलोसिटी का मान तभी चेंज करता जब उस पर कोई बल काम करे। तो यहां पर कोई बल काम नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हुआ है कि कण अपना पथ चेंज नहीं करेगा, वो जिस पथ पर गति कर रहा है सदैव उसी पथ पर ही गति करता रहेगा। तो यहां पर कण का जो पथ है वो रेखीय रहेगा। जो आवेशित कण का पथ है वो किस प्रकार का रहने वाला है, रेखीय रहने वाला है। आवेशित कण का पथ जो कि क्या रहेगा, रेखीय। रेखीय पथ पर आवेशित कण गति करता रहेगा। ओके, सेकंड जो स्थिति है अब उसकी ओर बढ़ते हैं। स्थिति 2, जब थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ है कि जो वेलोसिटी और चुंबकीय क्षेत्र है दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में हैं। और जब लंबवत दिशा में होता है तो बल कितना काम करता है पहले ये देख लेते हैं। अभी भी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, तो साइन 90 और इसकी जो वैल्यू होती है वो QVB होगी जो कि मैक्सिमम होगी। ओके, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में गति करता है तो चुंबकीय बल QVB के बराबर काम करता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। अब देखिए ऐसा होने पर कण का जो पथ है वो किस प्रकार का हो जाएगा उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम यहां पर क्रॉस का साइन यूज में ले रहे हैं। ये जो क्रॉस का साइन है वो हमें ये बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तल के लंबवत अंदर की ओर है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है उसको हमने यहां पर क्रॉस के साइन से दिखाया है जो कि तल के लंबवत अंदर की ओर है। अब जैसे यहां पर कोई आवेशित कण है वो इधर v वेग से गति कर रहा है, समझे आप। कोई आवेशित कण है Q और उसकी वेलोसिटी है v, चुंबकीय क्षेत्र है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। ये किधर है, अंदर की ओर। ओके, क्रॉस का साइन यही बता रहा है। तो यहां से हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से इस पर लगने वाले चुंबकीय बल की डायरेक्शन ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो है अंदर की ओर और जो वेलोसिटी है वो मेरी अंगुली की ओर, तो अंगूठा किधर है, इधर। तो इस पर बल काम करेगा इस तरफ, इसके ठीक लंबवत दिशा में इधर बल काम कर रहा है। यह है Fm और इस बल के कारण से जो कण है उसका पथ वर्ताकार हो जाता है। कण का पथ कैसा हो जाता है, वर्ताकार। जब वो कण यहां पर होगा तो उसकी वेलोसिटी इधर होगी और बल इधर होगा। जब कण यहां होगा तो वेलोसिटी इधर और बल की डायरेक्शन इधर होगी। ओके, जैसे जैसे तो कण का जो पथ है वो वर्ताकार हो जाता है। कण का पथ कैसा हो जाएगा, वर्ताकार पथ हो जाता है। और हम ये कंसीडर कर लें कि इस वर्ताकार पथ की जो रेडियस है वो स्मॉल r है, जो त्रिज्या है वो कैसी है, स्मॉल r। आवेशित कण का जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो m है। m क्या चीज है, आवेशित कण का द्रव्यमान। आवेशित कण का ये द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान। Q यहां पर उसका आवेश है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस आवेशित कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है, यदि कोई कण है वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो डेफिनेटली उसको वर्ताकार पथ पर गति कराने वाला एक बल होगा और वो यहां पर चुंबकीय बल है, QVB है। देखो मैं आपको बता दूं कि यदि कोई भी कण, जैसे पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। ठीक उसी प्रकार से
चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो चंद्रमा को वृत्ताकार पथ पर घुमाने का काम करता है। और एग्जांपल लीजिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो केवल तभी पॉसिबल है जब इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा आकर्षण बल लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो डेफिनेटली उसको वृत्ताकार पथ में घुमाने वाला कोई बल अवश्य है, अभिकेंद्रीय बल के रूप में बल मौजूद होता है। तो यहां पर देखिए कण पर लगने वाला जो अभिकेंद्रीय बल है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो मैंने दिखाया है ये तो है चुंबकीय बल। अब मैं बात करता हूं अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्रीय बल, और अभिकेंद्रीय बल को हम Fc से लिखेंगे क्योंकि अभिकेंद्रीय बल को सेंटीपिटल फोर्स कहा जाता है। सब स्क्रिप्ट में इसके हम C लगा देंगे, जो कि होता है mv² अपॉन में r के बराबर। mv² अपॉन में r के इक्वल हो जाएगा। यहां r वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, m आवेशित कण का द्रव्यमान जो कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, और v वेलोसिटी से वो घूम रहा है, v उसके वेग का परिमाण है। तो देखिए यहां से हम इन दोनों को इक्वल पुट कर दें, इन दोनों को यदि हम इक्वल पुट कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, mv² अपॉन r बराबर qvb। qvb यहां से एक v से एक v कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में देखिए क्या निकल कर आ रहा है, mv अपॉन में r बराबर qb। ये एक रिलेशन आ गया अपने पास में। इस रिलेशन से हम आवेशित कण का वेग, त्रिज्या, आवर्ती, आवर्तकाल, ऊर्जा सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवेशित कण का जो पथ है वो वृत्ताकार पथ होगा। ये चीज क्लियर कर लीजिए। देखो यहां पर मैंने पहली स्थिति के अंदर आवेशित कण का पथ कैसा था, रेखीय था, और इस स्थिति के अंदर जो आवेशित कण है उसका पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा। पथ वृत्ताकार पथ पर गति करेगा। आवेशित कण किस प्रकार के पथ पर गति करने वाला है, वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला है। सबसे पहले इसमें कुछ बिंदु यहां पर हम देखेंगे, उनमें से जो पहला बिंदु है वह आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या के पथ की त्रिज्या, जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है उसके पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो यहां से r बराबर देख लीजिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इस QB को इधर ले आइए, r को उधर ले जाइए, तो mv अपॉन में QB ये वृत्ताकार पथ की त्रिज्या हो जाएगी। ये आगे चलकर हमारे यूज में भी आएगी, क्योंकि हम अगली स्थिति पढ़ेंगे उसके बाद में हम साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, तो दोनों ही जगह ये यूज में आने वाली है। ओके, यहां से आप देखें दूसरी स्थिति में हम आवेशित कण का वेग निकाल सकते हैं। आवेशित कण का वेग v चाहिए अपन को, तो यहां से v बराबर तो QBr अपॉन में m आ जाएगा। QBr अपॉन में m हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात हम आगे बढ़ें तो कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती को हम ओमेगा से लिखते हैं, और ये होता है v बट्टे में r के बराबर। तो यहां से v बट्टे में r लिखेंगे तो QB अपॉन में m आ जाएगा, QB बट्टे में m। तो यहीं से एक ही रिलेशन से बाकी के जो रिलेशन है वो हम प्राप्त कर रहे हैं। चौथा आप देखें आवर्तकाल, जो वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल जो कि 2 पाई अपॉन में ओमेगा के बराबर होगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो देखो ओमेगा का जो मान है वो है QB अपॉन में m, तो m यहां पर ऊपर चला जाएगा। ओके, तो आवर्तकाल T बराबर आ गया 2 पाई m अपॉन में QB। ओके, इसी प्रकार से यदि आप रेखीय आवर्ती निकालना चाहें तो रेखीय
आवर्ती स्मॉल f बराबर 1/में कैपिटल T। तो यहां से इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, T हमारे पास में है तो QB अपॉन में 2πm, QB अपॉन में 2πm हमें मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से आप आवेशित कण की ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आवेशित कण के अंदर गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है वहां से आप इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगी, कण की ऊर्जा E के रूप में है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में है 1/2 mv²। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, E के बराबर 1/2 m, V का मान हमारे पास में है QBr/m, इसका स्क्वायर है। तो यहां से देखिए क्या आ गया अपने पास में, Q² B² R² में 2m आ जाएगा। ओके, ये हमें मिलने वाला है और ये आपको समझ में भी आ जाना चाहिए। अब हम अगली स्थिति और अंतिम इसकी स्थिति, गति की स्थिति हम देखने वाले हैं, जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 के मध्य हो, 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो, तो उस स्थिति में कण का पथ कैसा होगा और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो कैसे होंगे, चलिए देख लेते हैं। तीसरी स्थिति देखें, जब थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो, तो उस स्थिति में कण का पथ किस प्रकार से होगा। यहां पर आप देखिए स्थिति थर्ड, थीटा का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य हो, तो चुंबकीय बल कितना होगा। इस स्थिति में चुंबकीय बल जो फॉर्मूला है उसी रूप में ही पड़ा रहेगा, F बराबर QAB साइन थीटा। देखिए इसका मतलब क्या है वो भी आप समझ लीजिए कि इधर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जो आवेशित कण है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर गति कर रहा है। इधर चुंबकीय क्षेत्र है B और इधर आवेशित कण का वेग है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। जब इस तरीके से आवेशित कण गति करता है तो इसके वेग के दो घटक हो जाते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो इसको हम समांतर घटक कहेंगे, और समांतर घटक का जो मान है वो v cos थीटा के इक्वल रहेगा। एक लंबवत घटक जो कि v लंबवत से पुट कर रहे हैं और ये v साइन थीटा के इक्वल रहेगा। यहां पर ये बात आ गई समझ में। अब देखिए कि जो v समांतर वाला है वो आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रेखीय पथ प्रदान करता है, और जो v लंबवत है वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम करता है, क्योंकि v और जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है तब आवेशित कण वृत्ताकार पथ पर घूमता है। तो ये वाला जो घटक है, ये वाला जो घटक है v साइन थीटा, वो आवेशित कण को वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। ये वाला जो घटक है वो आवेशित कण को रेखीय पथ पर ले जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है। तत्पश्चात दोनों घटकों की वजह से जो आवेशित कण है उसका पथ कुंडली नुमा हो जाता है। ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण है वो इस तरीके के पथ के ऊपर गति करता है, ऐसे एक कुंडली नुमा पथ के ऊपर वो गति करेगा। तो यह आवेशित कण का पथ है जो कि स्प्रिंग नुमा। कण का जो पथ है वो समझ लीजिए कैसा पथ होता है, स्प्रिंग नुमा पथ कह सकते हैं, स्प्रिंग की भांति। इसे हम कुंडली की भांति भी कह सकते हैं, तो कुंडली नुमा पथ होता है। इसे हेलिकल पथ भी कहा जाता है, हेलिकल पथ। तो ये नाम हो सकते हैं।
इस स्थिति में जो आवेशित कण है उसका पथ स्प्रिंग नुमा होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इस स्थिति के अंदर जो आवेशित कण है उसका जो पथ की त्रिज्या है, यहां पर ऐसे चक्कर तो लगा रहा है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है इसकी त्रिज्या। तो आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के पथ की त्रिज्या जो अभी हमने निकाली थी उसमें पथ की त्रिज्या r बराबर था mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन में क्यूबी। यहां पर जो वृत्ताकार पथ में घुमाने का काम कर रहा है वो है v परपेंडिकुलर, तो यहां पर v परपेंडिकुलर आ जाएगा। v परपेंडिकुलर यहां पर हम लेकर चलेंगे, तो v परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे तो जो पथ की त्रिज्या है वो देखिए क्या हो जाएगी, v साइन थीटा अपॉन क्यूबी के इक्वल हो जाएगी। आवर्तकाल आवर्ती के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा था उतना ही समय यहां पर लगने वाला है, आवर्ती भी उतनी ही रहने वाली है। वेलोसिटी का वर्णन हमने कर ही दिया है, वेलोसिटी v वेग से गति कर रहा है और उसके दो घटक हैं, v साइन थीटा और v cos थीटा। ओके, तो देखिए f या जो ओमेगा है जो कि v बट्टे में r के बराबर होता है, और यहां से v बट्टे में r के हिसाब से क्यूब बी अपॉन में m आएगा और f बराबर आ जाएगा क्यूब बी अपॉन में 2 पाई m और आवर्तकाल हो जाएगा 2 पाई m अपॉन में क्यूब बी। ओके, ये वाले फॉर्मूले सर्कुलर पाथ में जैसे गति होती है उसकी भांति है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए हेलिकल पथ जो स्प्रिंगनुमा पथ है, पथ के लिए चूड़ी अंतराल के लिए चूड़ी अंतराल, या इसको हम कह देते हैं पिच, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो एक पूरा चक्कर हो गया यहां से यहां तक, जैसे यहां चक्कर हो गया, फिर यहां से पूरा एक चक्कर यहां पर होगा, तो ये एक्स एक्सिस दिशा में या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जितना आगे बढ़ता है उसी को ही हम कहते हैं चूड़ी अंतराल, उसी को ही क्या कहा जाता है, चूड़ी अंतराल कहा जाता है। ओके, तो देखिए पी क्या होगा, ये दूरी है और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो चाल तो क्या है, चाल इंटू समय, तो एक्स एक्सिस दिशा में कण की जो चाल है वो है v समांतर इंटू जो समय पूरा एक चक्कर में लगा वो है कैपिटल T, तो v समांतर की जो वैल्यू है वो है v cos थीटा इंटू t का जो मान है वो है 2 पाई m अपॉन में QB। फाइनली जो हमारे पास में p का मान निकल कर आता है वो आता है 2 पाई m v cos थीटा अपॉन QB, ये हमें मिलता है। तो ये हो गया पिच का सूत्र, चूड़ी अंतराल का सूत्र, फॉर्मूला। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां हम बात करेंगे लोरेंज बल के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, लोरेंज बल है क्या, इन्होंने ये कहा कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ में विद्युत क्षेत्र में भी गति करता है तो उस पर विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों काम करते हैं, और उस स्थिति में जो टोटल फोर्स काम करता है उस फोर्स को लोरेंज बल कहा गया। देखिए आवेशित कण पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं, कण पर बल, विद्युत बल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, विद्युत बल इसको हम F E से लिखते हैं, Q इंटू E वेक्टर होता है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में काम करता है। चुंबकीय बल को हम पुट कर रहे हैं F M से, जो कि Q इंटू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है।
लोरेंज बल इन दोनों बलों का सदिश योग होता है। इसका मतलब यह है कि किसी आवेश पर लगने वाला जो टोटल बल है वो है लोरेंज बल। ओके, तो यहां से एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ई, जो कि क्यू इंटू ई वेक्टर, एफ एम है क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से आप क्यू कॉमन ले लेंगे तो ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारे पास में बल का सूत्र आ जाएगा। अब आप यहां पर ध्यान दें, हमने एक क्वेश्चन लिया है कि एक आवेश Q जो कि -4 माइक्रोकूलम का है, काल्पनिक वेग v वेक्टर इक्वल टू 2i केप माइनस 3j प्लस k केप इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड है, से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर इक्वल टू 2i केप प्लस 5j केप माइनस 3k केप इंटू 10⁻2 टेस्ला में गतिशील है, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा। तो देखिए हमें यहां पर केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र बता रखा है और चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाले बल का सूत्र ये होता है। हमें यहां पर V और B दोनों का मान दे रखा है, Q का मान दे रखा है, तो फाइनली हमें F की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए आप ध्यान देंगे, तो Fm बराबर हमारे पास में Q वेक्टर, Q का जो मान है वो कितना है, वो है -4 × 10⁻⁻6, क्रॉस मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है। तो V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो I केप J केप K केप, फिर V के गुणांक देखो, I केप और J केप के गुणांक देख लीजिए, तो ये आ गया हमारे पास में 2 -3 प्लस में 1। ओके, और यहां पर गुणा में है 10⁻⁻6, तो मैं यहां पर मैं बाहर ले लेता हूं इसको। फिर B के गुणांक देखेंगे तो 2 प्लस में 5 माइनस में 3, क्रॉस इसके भी इंटू में है 10⁻⁻2। तो Fm इक्वल टू देखिए क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ पर -4 10⁻⁻2 रह जाएगा, और यहाँ से अब क्रॉस मल्टीप्लाई देखें, इन दोनों का गुणा हो गया 9, इन दोनों का गुणा हो गया 5, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर माइनस में J केप, इन दोनों का गुणा हो जाएगा -6, इन दोनों का गुणा हो जाएगा 2, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर प्लस में K केफ, इन दोनों का गुणा हो गया 10, इन दोनों का गुणा हो गया -6, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो Fm की वैल्यू देखिए क्या निकल कर आ रही है, 4 × 10⁻2, यहाँ से हमारे पास में आ गया 4i केप, माइनस में देखो माइनस का 8 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 8j केप, फिर प्लस में 16 k केफ, 2 इन सब में से कॉमन आ जाएगा, 2 क्या 4 कॉमन आ जाएगा, तो Fm इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 16, क्योंकि 4 हमारे पास में कॉमन आ गया, तो i केप प्लस में 2j केप प्लस में 4 k केप, ये हमारे पास में बल की वैल्यू आ गई है। और देखिए इनका जो मात्रक है टेस्ला में दे रखा है, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, तो बल की जो वैल्यू आएगी वो न्यूटन में आएगी। तो यहां तक ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन की ओर। तो साइक्लोट्रॉन अभी तक जो हमने पढ़ा है उन्हीं पर ही आधारित है, उनसे रिलेटेड ही है। अब यहां पर हम साइक्लोट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो देखिए साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय उपकरण है जिसकी सहायता से धनावेशित कणों को त्वरित किया जाता है। इसको बनाने वाले E.O. लॉरेंस और M.S. लिविंगस्टोन 2 साइंटिस्ट रहे हैं। दोनों ने मिलकर साइक्लोट्रॉन का निर्माण किया। आप यहां पर देखेंगे साइक्लोट्रॉन का उद्देश्य क्या है, इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है धनावेशित कणों को त्वरित गति प्रदान करना। उद्देश्य इसका है धनावेशित कणों को त्वरित करना, त्वरित गति प्रदान करना। अब देखिए धनावेशित कणों में क्या क्या हो सकता है।
प्रोटॉन हो सकता है, प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इसके अलावा अल्फा कण हो सकता है, अल्फा कण हो सकता है। He+ हो सकता है, He+2 तो अल्फा कण आ ही गया है। Li+ हो सकता है कि जो धनावेशित कण है उनको हम यहां पर त्वरित गति प्रदान करते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे इसका सिद्धांत, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो देखिए इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी होता है और विद्युत क्षेत्र भी होता है, दोनों क्षेत्र होते हैं, चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। यहां पर आप ये जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है और उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो वृत्ताकार पथ पर घूमता है, ठीक है। और जब विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उसको ऊर्जा मिलती है और वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गति करता है। आवेशित कण विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और चुंबकीय क्षेत्र के कारण से देखो वो उसके लंबवत गति करता है तब उसके वृत्ताकार पथ में उसके लंबवत दिशा में गति करेगा। चलिए देखेंगे आप यहां पर इसकी जब बनावट हम समझेंगे तो इसका सिद्धांत बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो यहां पर अगला जो बिंदु हम देख रहे हैं यह है बनावट। चलिए देखिए दो शक्तिशाली चुंबक होते हैं, उन दो शक्तिशाली चुंबक को हमने यहां पर ये दिखाया है, ये उत्तरी ध्रुव है उस शक्तिशाली चुंबक का और ये उस शक्तिशाली चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। ओके, तो यहां पर एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर क्रिएट हो जाता है। देखो ये भारी चुंबक होते हैं और इनके द्वारा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है जो कि ऊपर से नीचे की ओर यहां पर हमने दिखा दिया है। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की ओर है। अब देखिए इनके बीचों बीच दो अर्धवृत्ताकार, इस तरीके से दो अर्धवृत्ताकार कटे हुए, ऐसे एक वृत्ताकार भाग है, ऐसे एक दूसरा वृत्ताकार भाग है, दो खोखले पात्र रखते हैं, डी आकार के रखते हैं। इसको आप समझ लें, एक इस तरीके का एक ऐसे एक परत है, एक ऐसे एक धातु की परत है, ठीक है। दो धातु की परतें हैं डी आकार की, ऐसे इसको आप समझें कैसे बनता है डी। इसके यहां पर ऐसे एक डी आकार की परत हो गई, एक डी आकार की धातु की परत ये हो गई। अब यहां से थोड़ा सा मामूली सा यहां पर एक परत खड़ी ऐसे लगा देते हैं, उसके ऊपर ठीक ऐसी की ऐसी एक परत और रख देते हैं, तो यहां से डी आकार का एक खोखला भाग बन जाता है। तो देखिए इस तरीके से बनने वाला है, यहां पर मैं उसको दिखा देता हूं ऐसे, इस तरीके से। ये दो डी आकार के खोखले पात्र हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर मौजूद है, जैसे मैंने यहां पर दिखाया है। ये ऐसे है, अंदर से खोखला भाग है, ठीक है। ओके, यहां से आ जा सकते हैं यहां वाले भाग से। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, जैसे होली पर जो चंग बजाते हैं तो चंग का जो आकार होता है वो ऐसे होता है, इस तरीके से, और उसके अंदर का भाग है वो खोखला होता है। यदि इसको इस तरीके से काट दें तो देखिए यहां पर उसकी दीवार होगी, यहां पर दीवार होगी, लेकिन बीच में से इधर से आ जा सकते हैं। बीच में यहां से काट देंगे तो इस तरीके की डिजाइन हो जाएगी। यदि ये चंग धातु का बना होता तो ये क्या बन जाता, यहां पर हमारे पास में ये दो खोखले पात्र बन जाते, इनको डीज कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? डीज। एक उच्च आवर्ती वाले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से इनको हम कनेक्ट कर देंगे। हमारे पास में ये एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत है, ये उच्च आवर्ती का है, इसकी जो आवृत्ति है बहुत ज्यादा है, वोल्टेज भी काफी अधिक रखा जाता है, उच्च आवृत्ति है इसकी। तो उच्च आवृत्ति वाले और उच्च वोल्टता वाले प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से इन दोनों डीज को जोड़ दिया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो है ऊपर से नीचे की ओर और दोनों डीज ऐसे रखी हुई है। तो विद्युत क्षेत्र है
एक डी से दूसरे डी की ओर। कैसे होता है ये डी, एक डी से, जैसे किसी क्षण विशेष पर एक तो पॉजिटिव दूसरी बार क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो ऐसे होती है, धनात्मक ऋणात्मक ऋणात्मक ऐसे चलती है, ठीक है। तो इसमें आप धारा की डायरेक्शन को आप शो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रेगुलरली जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। बट किसी क्षण विशेष पर तो हम ये लेकर चल सकते हैं, भाई ये वाला पार्ट है वो पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट क्या है, नेगेटिव है, ऐसा तो हम लेकर चल ही सकते हैं। तो इस स्थिति के अंदर जब ऐसी स्थिति आती है तो जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे होगा, जैसे मैंने डस्टर रखा है, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री हो जाएगी। और जब इनकी अगले क्षण ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तब विद्युत क्षेत्र इधर, तब भी इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री ही बना रहेगा। ओके, तो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, वो ये लाइन मैंने यहां पर पुट कर दी। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप होता है वहां पर आवेशित कण को रखा जाता है, एक धनावेशित कण को रखा जाता है। तो देखो धनावेशित कण क्या होता है, इस वाले भाग से प्रतिकर्षित होकर इस ऋणावेशित भाग से आकर्षित होकर वो इधर गति करेगा, इधर गति करेगा। जब इधर गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण गति कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ है, लंबवत लगा हुआ है, वो उस आवेशित कण को वर्ताकार पथ में घुमा देगा। कण सीधा यहां जाएगा, उसको वर्ताकार पथ में घुमाकर वापस ले आएगा। ये इसको अर्धवर्ताकार पथ में घुमाया किसने, चुंबकीय क्षेत्र ने घुमाया। उसी क्षण पर क्या हो जाता है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, ये माइनस में, ये क्या हो जाता है, प्लस में। अब की बार फिर आवेशित कण, धनावेशित कण है, इस ऋणावेशित भाग की ओर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र इसको वर्ताकार पथ में घुमाएगा, और ये प्रोसेस चलती रहती है। फिर ये प्लस का, माइनस का, और ये लगातार इस तरीके से गति करता रहेगा। इसका जो पथ है उसकी त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी। बढ़ने के पीछे रीजन है कि जो वर्ताकार पथ है उसको ऊर्जा मिल रही है, और एक क्षण पर यहां से इसको बाहर निकालकर किसी लक्ष्य के ऊपर इसको अटैक करवा लिया जाता है। ठीक है, चलिए यहां पर आप समझें कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है वो आवेशित कण को वर्ताकार पथ पर घुमाता है। जो आवेशित कण है को वर्ताकार पथ पर घुमाने का काम करता है, पथ पर घुमाता है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र, जबकि विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। ओके, तो जब जैसे ही ये इन दोनों के बीच में गैप में आता आवेशित कण, तो आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र ऊर्जा दे देता है, और उस ऊर्जा को पाकर ये गति करेगा। तत्पश्चात हर चक्कर के पश्चात इसका पथ बढ़ रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ऊर्जा भी बढ़ रही है। तत्पश्चात उसको उच्च ऊर्जा वाले कण को किसी लक्ष्य पर हम काम में ले सकते हैं। तो देखिए इसका सिद्धांत क्या है वो समझ लीजिए कि साइक्लोट्रॉन के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत लगे होते हैं। जहां विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को वृत्ताकार पथ में घुमाने का कार्य करता है। क्लियर, ये इसका सिद्धांत। फिर बात करते हैं बनावट की। तो बनावट मैंने आपको अच्छे से समझाई दी है। कार्यविधि में आप समझ लीजिए, एक बार फिर से समझ लेंगे कि जैसे ही हमने आवेशित कण को इन दोनों के बीच में रखा, चलिए मैं एक अन्य डायग्राम के जरिए आपको समझा देता हूं। ये हमारे पास में एक डी है, इसको हम नाम दे देते हैं D1। ये हमारे पास में एक दूसरी वाली जो डी है, इसके जस्ट पास में जो रखी हुई है, ये हमारे पास में है D2, और यहां से हमने इसको जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। किसी क्षण विशेष पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, परपेंडिकुलर, ये मैंने ऐसे दिखाया इसको। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर ऐसे है, यहां पर आपने धनावेशित कण को रखा तो वो इस ऋणावेशित भाग की ओर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, वृत्ताकार पथ में इसको चुंबकीय क्षेत्र घुमाकर वापस यहां ले आएगा। तो ये तो पहले आधे चक्कर में हुआ। जैसे ये वर्ताकार पथ में घूमकर यहां वापस लौटता है, उसी क्षण पर इसके चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती वोल्टता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का हर आधे चक्कर के बाद में दिशा चेंज हो जाती है, ध्रुवता चेंज हो जाती है। तो यहां से
अब ये फिर वापस इसी ऋणावेशित भाग की ओर आगे बढ़ेगा और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको वृत्ताकार पथ में घुमाएगा। अब इसके पथ की त्रिज्या क्यों बढ़ी? क्योंकि इसको ऊर्जा मिली। ऊर्जा कहां से मिली? क्योंकि ये देखिए, ये जब नेगेटिव हो जाता है तो ये इसकी ओर आकर्षित होता है, एक ऊर्जा पाकर आगे बढ़ता है। तो तत्पश्चात इसका जो पथ है वो इस टाइप का होता जाएगा। इसके पथ की जो रेडियस है वो लगातार इंक्रीज होगी और उसको हम यहां से बाहर निकालकर किसी लक्ष्य के ऊपर उसका अटैक करवा लेते हैं। तो ये थी इसकी कार्यविधि और मुझे उम्मीद है इसकी कार्यविधि भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बात करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की। तो देखिए विद्यार्थियों, इसके जो सूत्र हैं, जो हमने पहले आवेशित कण की गति पढ़ी है उसमें जो सूत्र हमारे काम में आए थे, सिमिलर वही सूत्र यहां पर भी यूज में आने वाले हैं। देखिए हमारे पास में था अभिकेंद्रीय बल mv²/r जो कि qvb के बराबर था और यहां से हमारे पास में निकला था mv/r बराबर qb, और यहीं से बाकी के जो सूत्र है, फॉर्मूले हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है आवेशित कण के पथ की त्रिज्या। ये हम वैसे पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर भी देख लीजिए। आवेशित कण के पथ की त्रिज्या तो r बराबर क्या आ जाएगा, mv/qb। ओके, देखिए वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती रहेगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। तो यहां से v की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, वेग भी निकाल सकते हैं, qb/r/m। आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं, पहले आप आवर्ती निकाल लीजिए, ओमेगा वाली कोणीय आवर्ती निकाल रहे हैं तो जो कि v/r जो कि qb/m के इक्वल। फिर आप देखें आवर्तकाल, रेखीय आवर्ती निकाल लीजिए, तो रेखीय आवर्ती f बराबर देखिए ω/2π, तो यहां से qb/2π m आ जाएगा। इसी प्रकार से आवर्तकाल जब आप ज्ञात करेंगे, जो कि कैपिटल T से लिखा जाता है, 1/f के इक्वल होता है 2πm/qb हो जाएगा। कई बार इसमें यह भी पूछ लेते हैं कि भाई आधा चक्कर जब करता है तो उसमें कितना समय लगता है, तो पूरे चक्कर में लगा जो समय है उसका आधा लगेगा। ओके, आवेशित कण की मैक्सिमम जो ऊर्जा है, अधिकतम जो ऊर्जा है वो क्या होगी, तो देखिए 12mv²। जब बाहर निकलता है कण उस समय उसकी वेलोसिटी है v, जो कि q²b²r² में v का मान देखिए आप m²। तो फाइनली इसका जो मान आएगा वो q²b²r² में 2m आएगा, q²b²r²/2m। ओके, अब आप ध्यान दें, ये हमारे पास में अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गई है। अब इसमें कई बार एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आवेशित कण को हर आधे चक्कर के पश्चात विद्युत क्षेत्र ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो उसे कितनी ऊर्जा मिलती है जब n चक्कर लग जाते हैं। n चक्कर के पश्चात प्राप्त ऊर्जा, n चक्कर के बाद आवेशित कण को मिली ऊर्जा, आवेशित कण को प्राप्त ऊर्जा, तो E बराबर, अब ध्यान दें आप, आवेशित कण को मिलने वाली ऊर्जा होती है Q × V, QV। देखो एक चक्कर में उसको ऊर्जा मिल रही है QV। ये जो आप V देख रहे हैं ये वोल्टेज है कि जो विभवांतर लगाया गया है उसका मान है, क्यों आवेशित कण का आवेश है। और n चक्कर लगा रहे हैं तो देखिए एक चक्कर के अंदर 2qv ऊर्जा मिलती, तो n चक्कर के बाद में 2nqv। ये मैंने 2 क्यों लगाया है इसको भी आप समझ लीजिए कि जब आवेशित कण यहां से चला तब ऊर्जा मिल गई, घूमकर वापस आया तब ऊर्जा मिल गई, पूरा एक चक्कर लगाते हैं 2 बार मिल जाती है, क्योंकि ये 2 बार उसके बीच में आता है। ठीक है, आप ये भी समझें कि इन धात्विक में डीज के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो 0 है, अंदर नहीं है। अंदर क्योंकि धातु के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है।
इसी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको वृत्ताकार पथ में घुमाता है। इनके बीच में जो गैप होता है केवल और केवल वहीं पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है और एक चक्कर में उन्हें 2 बार मिल जाती है। एक बार में QV, दोबारा QV, तो एक चक्कर में 2 QV ऊर्जा मिलती है और n चक्कर लगा लेता है तो 2n QV ऊर्जा मिल जाएगी। तो यहां से कई बार ऊर्जा बता देते हैं, चक्रों की संख्या पूछ लेते हैं तो E/2 QV आ जाएगा और यहां से E का जो अधिकतम मान है वो हमारे को दे रखा है Q² B² R² 2m 2QV। ये वाला जो V आप देख रहे हैं ये विभवांतर है। Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा तो Q B² R² 4mV, ये हमारे पास में चक्रों की संख्या आ जाएगी। क्लियर। इसके साथ में साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी सहायता से न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि न्यूट्रॉन है वो एक उदासीन कण है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? क्योंकि यहां पर आवेश होगा तो ही उसको विद्युत ऊर्जा मिलेगी, तो जो न्यूट्रॉन है उसको त्वरित गति प्रदान नहीं की जा सकती। न्यूट्रॉन को यहां पर त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि न्यूट्रॉन खुद क्या होता है? उदासीन होता है। तो इस वजह से इसको त्वरित गति प्रदान नहीं की जा सकती। इससे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन भी त्वरित गति प्रदान नहीं की जा सकती क्योंकि इसका द्रव्यमान है वो बहुत कम होता है और जब वो बहुत तेजी से गति करता है तो द्रव्यमान बदलता है, द्रव्यमान भी चेंज हो जाता है। रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मास में परिवर्तन आ जाता है। m बराबर m0 बट्टे में 1 - v² c² के रूट के अकॉर्डिंग द्रव्यमान चेंज हो जाता है। इस वजह से इससे हम इलेक्ट्रॉन को भी त्वरित गति प्रदान नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान करने वाला जो त्वरित्र होता है उसको हम बीटाट्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? बीटाट्रॉन एक अन्य त्वरित्र होता है साइक्लोट्रॉन की भांति, उसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति प्रदान कर सकते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर इसका उपयोग कहां होता है। देखिए उद्देश्य तो है त्वरित गति प्रदान करना। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण है वो त्वरित गति से गति करता है, बहुत तेजी से गति करता है। तो उस त्वरित गति वाले आवेशित कण को हम अलग अलग जगह पर काम में ले सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में रेडियो एक्टिव पदार्थों के निर्माण में ले सकते हैं, नाभिक में आयनों को रोपित करने में ले सकते हैं, नए जो पदार्थ है उनके निर्माण में इसका उपयोग हो सकता है। तो साइक्लोट्रॉन के बहुत सारे उपयोग हैं। उद्देश्य इसका एक ही है, आवेशित कण को त्वरित गति प्रदान करना। तो ये तो था विद्यार्थियों साइक्लोट्रॉन। अब हमें इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस यहां पर ले लेते हैं, एक एक करके उनको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे कि एक समरूप विद्युत क्षेत्र व समरूप चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में उत्पन्न किए गए हैं, उसी दिशा में एक इलेक्ट्रॉन को प्रक्षेपित किया जाता है। देखिए आप समझें कि इस डायरेक्शन में है B, इसी डायरेक्शन में है E और इसी डायरेक्शन में कण गति कर रहा है। यह इलेक्ट्रॉन है, इसको भी आप समझ लें कि ऋणावेशित कण है, इस दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगा, बाईं ओर मुड़ जाएगा, परिमाण बढ़ जाएगा, घट जाएगा। ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए कि B और V के बीच का कोण है वो 0 डिग्री। तो यहां पर जो चुंबकीय बल होता है Fm बराबर QVB साइन थीटा, ये साइन 0 हो जाएगा, चुंबकीय बल यहां पर काम नहीं करेगा। तो ये दाईं ओर या बाईं ओर नहीं मुड़ेगा, क्योंकि दाईं ओर और बाईं ओर मोड़ने वाला जो बल है वो चुंबकीय बल होता है, वो यहां पर 0 है। ओके। विद्युत क्षेत्र और आवेशित कण का वेग एक ही दिशा में है। यदि ये धनावेशित कण होता तो विद्युत क्षेत्र उसका वेग बढ़ा देता, लेकिन विद्युत क्षेत्र
में जो आवेशित कण गति कर रहा है वो एक ऋणावेशित कण है, इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर उसका वेग घट जाएगा। वेग की जो डायरेक्शन है वो तो यही वही रहेगी, लेकिन उसका वेग का जो परिमाण है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और हो सकता है अंत में डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ठीक है, आवेशित कण की वेलोसिटी यहां से धीरे 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 कम होते होते शून्य भी हो सकती है और अंत में वो वापस विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लग जाए। तो यहां पर केवल हमारे को ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेग का परिमाण है वो घट जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। ये वाला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन गर्म कैथोड से उत्सर्जित होकर 2 किलोवोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तथा 0.15 टेस्ला के समरूप चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि चुंबकीय क्षेत्र प्रारंभिक वेग के अनुप्रस्थ है, लंबवत है, मतलब अनुदिश प्रारंभिक वेग के लंबवत है, अनुप्रस्थ का मतलब यही हुआ, और प्रारंभिक वेग से 30 डिग्री के कोण पर है। तो देखिए जो त्रिज्या है उसका फॉर्मूला होता है mv/qb। तो m हमें इलेक्ट्रॉन के लिए जानते हैं, v हमें नहीं दे रखा, q इलेक्ट्रॉन का जानते हैं, b यहां पर दे रखा। तो पहले हमें v ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा, v की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। और v की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें विभवांतर दे रखा है। क्या दे रखा है, विभवांतर दे रखा है। तो हम विभवांतर वाले फॉर्मूले की सहायता से हम v का मान ज्ञात करेंगे। तो देख गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², ये इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली ऊर्जा के बराबर होगा। ये वाला जो v है वो वेग है और ये वाला v है वो विभवांतर है। तो यहां से v² बराबर 2ev/m और v बराबर इसका अंडूड कर लेंगे। तो 2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19, कैपिटल V जो कि 2 × 10⁻³ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 9.1 × 10⁻31, ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, 9 ही रहने दिया। V की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, 2 और 2 का अंडूड हो गया 2, इस 9 का अंडूड हो गया 3, 10⁻31 बट्टे से ऊपर जाएगी तो प्लस में 31, प्लस में 3 और 34, 34 में से 19 घटा दीजिए तो प्लस की 15, एक इसको दे देता हूं मैं उधार 16, 16 का यहाँ 4 आ गया, 10⁻14 रहेगी जो कि 7 आ गया, ये आ गया मीटर प्रति सेकेंड में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 8/3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, ये वेलोसिटी निकल गई है। अब हम पहली स्थिति के अंदर रेडियस ज्ञात कर रहे हैं जो कि ये होगा फॉर्मूला 9.1 इंटू, या 9 ही रहने दीजिए, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, इंटू 10⁻31। v वेलोसिटी है जो कि 8/3 गुणा 10⁻7, q का मान है 1.6 × 10⁻19, b की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 0.15। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो ये यहाँ से 3 बार में कैंसिल हो गया, मैं यहाँ से 3 गुणा, देखो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर 80 आ गया, ये इसमें चला गया 5 बार में, 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लग जाएगा, तो सब कुछ कट गया, 2 जीरो ऊपर रह गया, और 2 जीरो से ये 10⁻⁻ प्लस में 9 हो गई, और ये ऊपर जाएगी तो 19 और 9, ये हो गई 28, और तो माइनस की 10⁻³ रह गई, ये मीटर में, तो ये 1 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, इजी है काफी है। ओके, फिर बी पार्ट में हमें यहां पर कि जो एंगल है वो अब की बार 30 डिग्री दे रखा है, तो mv/qb साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, mv/qb का मान 1 मिलीमीटर गुणा 1/2, तो 0.5 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन आप देखें क्या है कि 2 कणों अक्ष तथा y पर एक समान आवेश है, दोनों पर जो आवेश है वो सेम है, इन्हें समान विभवांतर से त्वरित करने के पश्चात दोनों पर हमने समान वोल्टेज अप्लाई किया है, दोनों पर एक समान वोल्टेज हमने अप्लाई किया है।
फिर आगे क्या कहा गया है, एक समान विभवांतर से त्वरित करने के पश्चात हम इसे एक साथ चुंबकीय क्षेत्र में भेज देते हैं, तब ये R1 तथा R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, तो अक्ष और वाई के द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो कितना होगा, हमें द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो आवेशित कण दे रखे हैं, दोनों पर आवेश समान है लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, वो द्रव्यमानों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिज्या बराबर हम क्या जानते हैं, R बराबर एम वी अपॉन में क्यू बी जानते हैं। तो देखिए दोनों का जो m है वो हमें ज्ञात करना, आवेश समान दे रखा है, b एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भेजा है, तो v की वैल्यू देखो हम क्या लिख सकते हैं, v को हम विभवांतर के टर्म्स में पुट करेंगे। v को हम किसके टर्म्स में पुट करने वाले हैं, विभवांतर की टर्म में यहां पर हम पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहां से इसको हम v को हम गतिज ऊर्जा की टर्म्स में यहां पर हम पुट कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमारे पास में, देखो k बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वेयर, और यहां से v बराबर आ गया v बराबर 2k अपॉन में m, और यहां से k की जगह आप q इंटू वी लिख सकते हैं, q इंटू वी, ये बड़ा वाला v है, विभवांतर वाला v है। चलिए रखें तो 2q इंटू वी बट्टे में m, ठीक है। यहां से क्या गया, आधा m से आधा m कट गया, q से आधा q भी कट गया, तो ऊपर m रहा v रहा, और देखो m आधा कट गया, आधा ऊपर रह गया, q आधा ऊपर वाले से कट गया, तो आधा q रह गया नीचे, इंटू एक बट्टे में b रह गया। तो देखो यहां से त्रिज्या का फॉर्मूला ये निकल कर आ रहा है, तो b q v कांस्टेंट है, तो r है वो अंडररूट m के समानुपाती है, तो m यहां से r स्क्वायर के समानुपाती हो जाएगा। द्रव्यमानों का अनुपात यहां पर हमें पूछा है, तो इनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात के बराबर आएगा, r1 बट्टे में r2 का स्क्वायर के इक्वल आएगा। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा युक्त एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 2.5 टेस्ला के लंबवत गति करता है, तो प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या होगा, F बराबर देखिए क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा, तो यहां पर Q का मान कितना है, प्रोटॉन, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 v हमें नहीं दे रखा, v को हमारे को कन्वर्ट करना है, अभी जैसे हमने कन्वर्ट किया ना ठीक वैसे ही कन्वर्ट करना है। v को ऊर्जा हमें दे रखी है, ऊर्जा हमें दे रखी है, तो देखिए v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडररूट में ये हमारे पास में 1/2 m v स्क्वायर बराबर k, तो 2k अपॉन में m लिख सकते हैं, अंडररूट में 2k अपॉन में m, b का मान चलिए b, और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहां से चलिए अब रखते हैं, सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 2k 2k का जो मान है वो कितना है, 2 गुणा 10 की घात प्लस में 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 बट्टे में 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में, ये अंडररूट में नहीं है, इंटू वाला बाहर है, b की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5। विद्यार्थी जब आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो इसका फाइनली आंसर हमारे को 7.6 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखें आप, साइक्लोट्रॉन के 2 लित्र की जो आवृत्ति है वो 10 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, यदि इसके डी की त्रिज्या 0.5 मीटर दे रखी है, तो साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हमारे को ये पूछा है प्रोटॉन जो त्वरित हो रहा है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 m v स्क्वायर के इक्वल होती है। तो जो v का जो मान है वो देखिए क्या होता है q b r अपॉन में m, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर,
तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या निकल कर आ रही है, यहां से हम क्या जानते हैं, न्यू बराबर 2 पाई न्यू बराबर क्यूबी अपॉन में एम, वो हमने पढ़ा ही था, न्यू बराबर क्यूबी अपॉन में 2 पाई एम, तो 2 पाई न्यू बराबर क्यूबी अपॉन में एम, तो क्यूबी अपॉन में एम की जगह हम क्या लिख देंगे 2 पाई न्यू, तो 1/2 एम 2 पाई न्यू आर का स्क्वेयर, यहां से क्या आ गया 1/2 एम 4 इंटू पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर आर स्क्वेयर, और यहां से एम यहां पर क्या है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27 4 इंटू 3.14 का स्क्वेयर, न्यू आवर्ती हमें 10 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, आर 0.5 का स्क्वायर, और जब यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे फॉर्मूला लगाना होता है, वो मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने आवेशित कण पर लगने वाला बल, आवेशित कण की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति, साथ में साइक्लोट्रॉन को अच्छे से समझा, उन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखे, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।